brought to you by Sensodyne K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। इस्माइल हानिया की जगह याह्या सिनवार को हमास का नया नेता बनाया गया है। इसने सिनवार को निपटाने और इस नीच संगठन को धरती से मिटाने की एक और वजह दे दी है। ये पोस्ट इजराइल के विदेश मंत्री इसराइल कात्ज की है। 6 अगस्त को हमास ने याह्या सिनवार को गुट का पॉलिटिकल लीडर बनाने का ऐलान किया। इस पद पर पहले इस्माइल हानिया बैठा था। 30-31 जुलाई के दरमियानी रात तेहरान में उसकी हत्या हो गई, जिसके बाद नया लीडर चुनने की कवायद शुरू हुई। खालिद मशाल, मूसा अबू मरजूक, खलील अल हया जैसे नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में थे। वजह उनका राजनीतिक तजुर्बा। मसलन खालिद मशाल 1996 से 2017 तक हमास का पॉलिटिकल लीडर रहा। उसी के बाद इस्माइल हानिया को कुर्सी मिली थी। वहीं मूसा अबू मरजूक 1997 से 2013 तक हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का डिप्टी चेयरमैन था, जबकि खलील अल हया गाजा पट्टी के अंदर हमास के पॉलिटिकल विंग का नंबर 2 था। मगर जब चुनाव की बारी आई तब बाजी किसी चौथे के हाथ लगी। ये नाम है याह्या सिनवार। कतर में 2 दिनों तक चली मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया। सिनवार 2017 से गजा में हमास का मुखिया है। इजराइल का आरोप है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले की साजिश उसी ने रची थी। उस हमले में 1100 से ज़्यादा लोग मारे गए, जबकि 250 से अधिक लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। उसी हमले के बाद इजराइल ने गाजा में जंग शुरू की और बोला, हमास का हर एक नेता एक चलता फिरता मुर्दा है। वो दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे उनका अंत तय है। तब से हमास के कई बड़े नेताओं की हत्या हो चुकी है। हर घटना में इजराइल का नाम आया है, मगर इजराइल ने गिने चुने मामलों को छोड़कर कभी जिम्मेदारी नहीं ली। हमास के कौन कौन से बड़े नेता मारे जा चुके हैं? 31 अक्टूबर 2023 हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन का कमांडर इब्राहिम बियारी मारा गया। 2 जनवरी 2024 बेरूत में सालेह अल अरूरी की हत्या हुई। वो हमास के पॉलिटिकल विंग में नंबर 2 था। हमास और हिजबुल्लाह के बीच पुल का काम कर रहा था। उसने हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड बनाने में मदद की थी। 10 मार्च 2024 गाजा में हवाई हमले में मरवन ईसा मारा गया। वो अल कसाम ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर था। 13 जुलाई 2024 अल कसाम ब्रिगेड के सरगना मोहम्मद दिएफ पर हवाई हमला हुआ। 31 जुलाई को इजरायली सेना ने कहा कि दिएफ उस हमले में मारा गया। हमास ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। फिर 31 जुलाई को इस्माइल हानिया की हत्या हो गई। इससे हमास को बहुत बड़ा झटका लगा। हानिया ईरान और तुर्की से मदद लाने में हमास की मदद कर रहा था। इजराइल के साथ संघर्ष विराम समझौते में भी वो अहम भूमिका में था। हानिया को शार्प पॉलिटिकल लीडर माना जाता था। उसकी तुलना में सिनवार ज़्यादा कट्टर और उग्र है। तो आज हम जानेंगे याह्या सिनवार की कहानी क्या है, उसको हमास का पॉलिटिकल चीफ क्यों बनाया गया और इसका इजराइल हमास जंग पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात हमास के नए मुखिया याह्या सिनवार की। पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। हमास का पूरा नाम है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट। स्थापना 1987 में शेख अहमद यासीन ने की। पहले इंतिफादा के दौरान। इंतिफादा अरबी भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है झकझोरना। फिलिस्तीन में शुरू हुए इंतिफादा मूवमेंट का मकसद था वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलम को इजरायली कब्जे से मुक्त करवाना। हमास ने हथियारों के जरिए फिलिस्तीन को आज़ादी दिलाने की बात कही। वो पीएलओ की तरह इजराइल को मान्यता नहीं देता। हमास इजरायली सेना, सेटलर्स और इजरायली नागरिकों पर हमले करने के लिए कुख्यात है। हमास को इजराइल, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, पराग्वे, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इजिप्ट और जापान ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। बाकी दुनिया हमास को आतंकी संगठन नहीं मानती। इसमें भारत भी शामिल है। 1991 में हमास ने अपना मिलिट्री विंग बनाया। नाम रखा अल कसाम ब्रिगेड। इस तरह हमास के पॉलिटिकल और मिलिट्री विंग अलग अलग हो गए। दोनों में काम करने के तरीके बदले, लीडरशिप भी अलग अलग हुई। अभी हमास की दोनों विंग्स को कौन संभाल रहा है? अल कसाम ब्रिगेड की जिम्मेदारी मोहम्मद दिएफ के पास थी। जैसा कि हमने पहले बताया, 31 जुलाई को इजराइल ने दावा किया कि दिएफ मारा जा चुका है।
हमास ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है और पॉलिटिकल विंग की जिम्मेदारी 2017 से इस्माइल हानिया के पास थी। उसकी 31 जुलाई को ईरान में हत्या हो गई। हानिया की जगह सिनवार को कुर्सी दी गई। हमास के पॉलिटिकल विंग के मुखिया के पास क्या जिम्मेदारी होती है, आइए ये समझते हैं। पहला काम तो फिलिस्तीन और हमास के लिए विदेशी समर्थन जुटाना। दूसरा, विदेशी नेताओं से मुलाकात करना। गाजा से जुड़े मुद्दे पर विदेशी नेताओं से बातचीत करना। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से युद्ध विराम को लेकर भी हमास के पॉलिटिकल विंग से ही बात चल रही थी। इस्माइल हानिया ही हमास के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहा था। यह तो हुई जिम्मेदारी की बात। अब सवाल यह है कि आखिर इसका चुनाव कैसे होता है। इस बारे में बहुत कम जानकारी पब्लिक डोमेन में है, जितनी है उतनी बता देते हैं। हमास के अंदर हर 4 साल में इंटरनल इलेक्शन होता है। इसमें कई पोलित ब्यूरो शामिल किए जाते हैं, जैसे गाजा, वेस्ट बैंक, अलग अलग देशों में मौजूद हमास के लोग। इसके अलावा इजरायली जेलों में बंद हमास के लीडर्स से भी सलाह ली जाती है। ये तो हुई लोकल चुनाव की बात। हमास का पॉलिटिकल विंग का मुखिया कैसे चुना जाता है? यहाँ शूरा काउंसिल काम आती है। जहां जहां हमास के लोकल इलेक्शन होते हैं, वहां भी एक लोकल शूरा काउंसिल चुनी जाती है। इसको आप टॉप लीडरशिप की कमेटी समझ सकते हैं। फिर लोकल शूरा काउंसिल मिलकर एक जनरल शूरा काउंसिल चुनती है। यहाँ जनरल काउंसिल हमास के पॉलिटिकल विंग के मुखिया का चुनाव करती है। अब सवाल यह है कि अब तक कौन कौन हमास के पॉलिटिकल विंग का मुखिया रहा है, आइए समझते हैं। पहला नाम है अहमद यासीन का। 1987 से 2004 तक ये पद पर रहा। दूसरा नाम है अब्दुल अजीज अल रंतीसी। ये मार्च 2004 से अप्रैल 2004, महज 15 दिन के लिए पद पर था। तीसरा नाम है दिन खालिद मशाल। ये 2004 से 2017 तक पद पर रहा। अगला नाम है इस्माइल हानिया का, जो 2017 से 2024 तक पद पर था। अब याह्या सिनवार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो अब तक गाजा में हमास की कमान संभाल रहा था। रिपोर्ट्स हैं कि 7 अक्टूबर वाले हमले का मास्टरमाइंड वही था। हमने बिट्सलो यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से पूछा कि इस्माइल हानिया की तुलना में सिनवार की छवि कैसी है, हमास में क्या क्या बदल सकता है। देखिए, याह्या सिनवार हमास के जो टॉप 3 लीडर्स थे, जिनमें इस्माइल हानिया भी आते हैं और खालिद मिशाल आते हैं, उनमें सबसे अग्रेसिव याह्या सिनवार है। सबसे अग्रेसिव याह्या सिनवार माने जाते हैं, सबसे कट्टर याह्या सिनवार माने जाते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उन्होंने 23 साल इजराइल की जेलों में बिताया है और जेल से निकलने के बाद उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको जो दी गई थी, वो थी उन फिलिस्तीनियों का पता लगाना जो इजराइल की सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर हमास के खिलाफ इंफॉर्मेशन इजराइल को देते थे। तो उनको बहुत एक हार्श लीडर माना जाता है। वो बहुत ही वायलेंट भी हैं और उनका एक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कई दर्जन फिलिस्तीनियों को पर्सनली ऑर्डर देकर मरवाया है, कभी सबूत और कभी बिना सबूत के, सिर्फ इस शक के बिना पर कि वो इन्फॉर्मर्स हैं इजरायली मिलिट्री या इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी की। तो उनके अभी तक जो शांति समझौते की बात हुई है, उसमें इस्माइल हानिये ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो ये था कि एक तरफ खालिद मिशाल हैं जो थोड़े से लिबरल, अगर हम लिबरल वर्ड यूज कर सकते हैं तो थोड़े से मेलो लीडर हैं, थोड़े से शांत स्वभाव के लीडर हैं, और दूसरी तरफ आते हैं याह्या सिनवार जो बहुत ही उग्र प्रवृत्ति के लीडर हैं। तो याह्या सिनवार का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन दोनों गुटों के बीच में समझौता करवाना। इसी वजह से ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि किस तरह इजराइल ने इस्माइल हानिये का असैसिनेशन करने का डिसीजन लिया, क्योंकि शांति समझौते की तरफ अगर कोई लीडर बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा था तो इस्माइल हानिये ही था। याह्या सिनवार की लीडरशिप में हमास के साथ शांति समझौते के लिए निगोशिएट करना और मुश्किल, वो आसानी से किसी समझौते पे सहमति नहीं देंगे अपनी। इस्माइल हानिया 2017 से कतर में था। वहां हमास का पॉलिटिकल ऑफिस है, जहां से वो युद्ध विराम के लिए नेगोशिएशंस करता था, पब्लिक में भी दिखता था। जबकि याह्या सिनवार का कई बरसों से कोई अता पता नहीं है। इजराइल सिनवार को डेड मैन वॉकिंग कहता है, मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर रखता है। क्या इसका असर हमास की नेगोशिएशंस की क्षमता पर पड़ सकता है? देखिए, हमास की नेगोशिएशन की क्षमता पर याह्या सिनवार का गायब होना या पब्लिक में न दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमास का जो अभी तक अप्रोच था, जिसमें शांति समझौते की बात हो रही थी, उसमें जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 2 मुख्य आवाजें थी। एक तो गाजा के अंदर की उनकी लीडरशिप
जो अब तक याह्या सिनवार गाजा के लीडर थे, और एक कतर में जो उनकी एक्सटर्नल लीडरशिप है, जो विदेश में बैठी है, जिसमें सबसे ऊपर खालिद मिशाल आते हैं और जिसमें या इस्माइल हानिये भी थे। तो अब अगर खालिद मिशाल पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ नहीं है, याह्या सिनवार है, उसका मतलब ये नहीं है कि कतर में जितने लीडर्स हैं और गाजा में जितने लीडर्स हैं उनके बीच आपस में कोई बात नहीं होगी। वो बातचीत अब भी चलेगी। याह्या सिनवार और खालिद मिशाल के बीच में एक तरह का समझौता या किसी तरह की निगोसिएशन पहले भी चल रही थी, अब भी चलेगी। अब मुश्किल ये आएगी कि पहले इस्माइल हानिये की मदद से खालिद मिशाल याह्या सिनवार के ऊपर प्रेशर बना सकते थे, क्योंकि वो सिर्फ हमास के गाजा के लीडर थे। अब जब याह्या सिनवार हमास के ओवरऑल पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ बन गए हैं, तो खालिद मिशाल के ऊपर दबाव अब पलट के बढ़ जाएगा, और ना ही उनके खेमे में अब इस्माइल हानिये हैं जो कि याह्या सिनवार को कन्विंस कर सके। तो हमास की समझौते की बात करने की कैपेबिलिटी पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि याह्या सिनवार अभी भी सीक्रेट जगह पे छुपे हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो गाजा के नीचे जितने भी बंकर बने हैं उन्हीं में अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। बट इस बात का हमास के शांति समझौते में पार्टिसिपेट करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर इस बात का पड़ेगा कि याह्या सिनवार, चाहे वो पब्लिक में दिखे या ना दिखे, अब वो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ हैं और वो बहुत एग्रेसिव हैं। इस बात का ज्यादा असर पड़ेगा। इजराइल याह्या सिनवार को लेकर बहुत सहज नहीं रहा है। इजरायली विदेश मंत्री का बयान भी इसी तरफ इशारा करता है। तो क्या इजराइल याह्या सिनवार से हमास से युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए तैयार होगा? सिनवार की नियुक्ति से इजराइल हमास जंग किस तरफ बढ़ रही है, एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि याह्या सिनवार के हमास पॉलिट ब्यूरो चीफ बनने से शांति समझौते की बातें और मुश्किल हो गई हैं। याह्या सिनवार शुरू से ही इस अप्रोच के साथ बातचीत कर रहे थे कि हम जितना हो सके उतना इजराइल से और कॉम्प्रोमाइज करवाएं, चाहे उसकी कीमत ये क्यों ना हो कि गाजा में रहने वाले और भी ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जोखिम में है। उनके लिए ये जरूरी था कि हम इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर करें। अब यहाँ घुटने टेकने का मतलब याह्या सिनवार के लिए ये है कि शांति समझौता करने से पहले जितना हो सके उतना इजराइल के ऊपर दबाव बना के किसी तरह का समझौता करवाने, जिसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे कि कितनी तादाद में फिलिस्तीनी जो कि इजरायली जेलों में उनको छोड़ा जाएगा, किस हद तक हमास का रोल अलाउ करेगा इजराइल शांति समझौता साइन करने के बाद या युद्ध विराम के बाद। अभी तक इजराइल इस बात पे नहीं माना है। इजराइल ये कहता आया है कि युद्ध विराम के बाद हमास का कोई रोल नहीं होना चाहिए गाजा के पॉलिटिकल प्रबंधन में, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में। इन सब चीजों पे याह्या सिनवार कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल हमास से बात करेगा, याह्या सिनवार को मारने की भी कोशिश करता रहेगा साथ ही साथ, लेकिन यहाँ दिक्कत ये बढ़ेगी कि याह्या सिनवार अब उतने आराम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए रेडी होंगे जितना शायद इस्माइल हानिये के इन्फ्लुएंस में हो सकते थे। सो तकरीबन बात ये है कि अब इस्माइल हानिये के जाने के बाद याह्या सिनवार की लीडरशिप में इजराइल और हमास के बीच कोई शांति समझौता होना और मुश्किल हो गया है। अमेरिका ने सिनवार की नियुक्ति पर क्या कहा? विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, जहां तक संघर्ष विराम की बात है उसमें सिनवार की भूमिका सबसे अहम है। So on the questions addressed to me, first with regard to Mr. Sinwar, he has been and remains the primary decider when it comes to concluding a ceasefire. And so I think this only underscores the fact that it is really on him to decide whether to move forward with a ceasefire that manifestly will help so many Palestinians in desperate need. अब याह्या सिनवार की कहानी जान लेते हैं। याह्या सिनवार की पैदाइश खान यूनिस के रिफ्यूजी कैंप की है। खान यूनिस गाजा पट्टी के दक्षिण की तरफ है। हालिया जंग में उत्तरी गाजा छोड़ने वाले अधिकतर फिलिस्तीनी लोगों ने वहीं शरण ली है। जिस समय सिनवार का जन्म हुआ, गाजा पट्टी पर इजिप्ट का नियंत्रण था। 1948 के अरब इजराइल वॉर में इजिप्ट ने गाजा और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया था। इस लड़ाई से पहले सिनवार की फैमिली एशकोल में रहती थी। लड़ाई के बाद लाखों फिलिस्तीनियों का पलायन हुआ। इसी दौरान उसकी फैमिली ने गाजा में शरण ली। सिनवार का पूरा बचपन रेफ्यूजी कैंप में बीता, बाहरी शासन के अधीन। 1967 तक इजिप्ट का कब्जा रहा, फिर इजराइल का आ गया, 2005 तक रहा। इन्हीं सबके बीच सिनवार ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में दाखिला लिया, अरेबिक स्टडीज में BA किया
इसी दौरान स्टूडेंट्स को इजराइल के खिलाफ भड़काया। 1982 में पहली बार अरेस्ट किया गया संदिग्ध हरकत के आरोप में। 2 बरस तक जेल में रहा। वहां उसकी मुलाकात सलाह शहादे से हुई। सलाह आगे चलकर हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड का हेड बना। 2002 में इजराइल ने उसको मार गिराया। खैर, सलाह सिनवार का पहला गुरु साबित हुआ। उससे मिलने के बाद ही उसने हिंसा का रास्ता चुना। मकसद था इजराइल का खात्मा, फिलिस्तीन देश बनाना। 1985 में सिनवार दूसरी बार जेल पहुंचा। आप पूछेंगे क्यों? इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। हालांकि हमास कहता है कि याया जेनिन कैंप में जहर खुरानी से पीड़ित लड़कियों से मिलने गया था। दावे के मुताबिक इसके पीछे इजराइल था। याया ने इसका विरोध किया तो गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उस बार वो बहुत ही जल्दी छूट भी गया। और इसी सब के बीच सिनवार ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में दाखिला लिया, अरेबिक स्टडीज में BA किया। इस दौरान स्टूडेंट्स को इजराइल के खिलाफ भड़काया। 1982 में पहली बार अरेस्ट किया गया संदिग्ध हरकत के आरोप में। 2 बरस तक जेल में रहा। वहां उसकी मुलाकात सलाह शहादे से हुई। सलाह आगे चलकर हमास के मिलिट्री विंग कासिम ब्रिगेड का हेड बना। 2002 में इजराइल ने उसको मार गिराया। बाद में उसकी मुलाकात हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन से हुई। वो यासीन से काफ़ी प्रभावित था। उसके कहने पर उसने इजरायली सेना के खिलाफ हमले की साजिशें रची। इसके लिए जेल भी जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान उसने हिब्रू भाषा सीखी। हिब्रू सीखने के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कुछ डायरेक्टर्स की जीवनी अरबी में ट्रांसलेट की। इजरायली जेल में वो कैदियों की भी मदद करता। कैदियों ने उसको अपना लीडर चुन लिया। सिनवार ऐसा इजराइल को धोखा देने के लिए कर रहा था। फिर 2011 में इजरायली सैनिक गिलाड शालित की रिहाई के बदले 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई। उसमें सिनवार भी शामिल था। जेल से छूटने के बाद उसने हमास में अपनी पकड़ मजबूत की। 2012 में उसको पोलित ब्यूरो में शामिल किया गया। इसको आप हमास की कैबिनेट कह सकते हैं। बाद में वो इजरायली नागरिकों पर हमलों के प्लान में शामिल हुआ। 2017 में पहली बार गाजा में हमास के लीडर चुने गए। 2021 में दूसरा कार्यकाल मिला। सिनवार हमास के अब तक के पॉलिटिकल विंग के मुखियाओं से कैसे अलग है, आइए ये समझते हैं। सिनवार का अधिकतर समय गाजा पट्टी और इजराइल की जेलों में गुजरा है। उसकी लोकल पकड़ मजबूत है। मिलिट्री विंग पर भी उसकी कमांड चलती है। वो दूसरे फिलिस्तीनी गुटों के साथ भी संपर्क में रहता है। हमास का चैप्टर अब हम यहीं पर खत्म करते हैं और चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मा ने कहा कि इस अंतरिम सरकार में 15 सदस्य होंगे। इसमें बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों को शामिल किया गया है। आवामी लीग को छोड़कर आर्मी चीफ ने बताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार 8 अगस्त को शपथ लेगी। इस अंतरिम सरकार में कौन कौन शामिल होगा, कल तक तस्वीर साफ हो जाएगी। जो भी अपडेट होगा हम आपको ललन टॉप के जरिए पहुंचाते रहेंगे। अभी जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस की कहानी क्या है। यूनुस जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उनको बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत का श्रेय मिलता है। ये बैंक गरीबों को छोटा मोटा कर्ज देती है, बदले में कुछ गिरवी रखने की मजबूरी नहीं होती। यही वजह है कि यूनुस बांग्लादेश में खासे लोकप्रिय हुए। 2006 में यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज के साथ यूनुस के नाम के साथ कई कानूनी केस भी जुड़े हुए हैं। 2010 में उनके ऊपर नॉर्वे द्वारा ग्रामीण बैंक को मिले फंड्स के दुरुपयोग करने का आरोप लगा। हालांकि बाद में नॉर्वे ने उसे खारिज कर दिया। शेख हसीना सरकार में यूनुस के खिलाफ 200 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। वो शेख हसीना के बड़े आलोचक भी माने जाते हैं। दूसरा अपडेट भी शेख हसीना के शरण से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत पहुंची थी। अटकलें थी कि वो जल्द ही ब्रिटेन के लिए रवाना होंगी, मगर अभी उनके कहीं भी जाने का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तक उन्हें कहीं शरण नहीं मिल जाती तब तक वो भारत में ही रहेंगी। तीसरा अपडेट बांग्लादेश में फैली अराजकता से जुड़ा है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम को भी आग लगा दी। इसे बंगबंधु भवन के नाम से भी जाना जाता है। ये संग्रहालय मुजीबुर रहमान की यादों में बनाया गया था। मुजीब आवामी लीग के सबसे बड़े नेता थे। उनको बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता है। आज़ादी के बाद शेख मुजीब पहले राष्ट्रपति बने। 15 अगस्त 1975 को सेना के एक धड़े ने उनके घर पर उनका कत्ल कर दिया था। और क्या क्या अपडेट्स हैं इससे जुड़े, आइए पॉइंटर्स में जान लेते हैं। भारत ने बांग्लादेश में अपने डिप्लोमेटिक मिशंस के नॉन एसेंशियल स्टाफ्स और उनकी फैमिलीज को वापस बुला लिया है। हालांकि सीनियर अधिकारी अभी भी वहां रुके हुए हैं।
ढाका में भारत का उच्चायोग भी काम कर रहा है। 7 अगस्त को पाकिस्तान ने बांग्लादेश की घटना पर पहला बयान दिया। बोला, हम बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं, उम्मीद है कि वहां बहुत जल्द शांति और स्थिरता आएगी। 7 अगस्त को ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की नेता खालिदा जिया ने पहला संबोधन दिया। उन्होंने हिंसा रोकने की अपील की है। खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। वो 2018 से भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रही थी। 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनकी रिहाई का आदेश दिया था। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद को ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अनिश्चितता के बीच बांग्लादेश में हिंसा जारी है। बांग्लादेशी अखबार प्रथम ओलो की रिपोर्ट के मुताबिक अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। बेघरहाट में एक रिटायर्ड हिंदू शिक्षक की भीड़ ने हत्या कर दी। हमले में उनकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हुए। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिट काउंसिल ने कहा कि 5 अगस्त को हमले की 46 घटनाएं और 6 अगस्त को हमले की 56 घटनाएं दर्ज की गई। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं, जो अमेरिका से है। 2 अपडेट्स हैं, एक कर जान लेते हैं। पहला अपडेट चुनाव से जुड़ा है। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। 2 पार्टियों के बीच में टक्कर है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। जुलाई में रिपब्लिकन पार्टी ने अपना उम्मीदवार चुन लिया था। डेमोक्रेटिक पार्टी में थोड़ी गड़बड़ चल रही थी। प्राइमरी इलेक्शन में जो बाइडेन ने बढ़िया प्रदर्शन किया था, टिकट के लिए जरूरी डेलीगेट्स भी हासिल कर लिए थे, मगर पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने नाम वापस लिया। फिर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे किया। 6 अगस्त को डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी। वो अमेरिका की पहली दक्षिण एशियाई और अश्वेत महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। कमला की मां भारत से हैं, जबकि पिता जमैका से। कमला के नाम पर अंतिम फैसला पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में होना है। डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन 19 से 22 अगस्त के बीच शिकागो में होगा, मगर पार्टी ने उससे पहले ही ऑनलाइन वोटिंग करा ली। कमला हैरिस को 99% से ज्यादा डेलीगेट्स ने वोट दिया। अब नवंबर में उनका मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से होगा। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं। 6 अगस्त को ही कमला हैरिस ने अपना रनिंग मेट का ऐलान भी किया। रनिंग मेट यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार। आमतौर पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ही उनको चुनते हैं, उनके लिए अलग से वोटिंग नहीं होती। उनकी जीत राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर निर्भर करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने JD वॉन्स को अपना रनिंग मेट चुना है। उपराष्ट्रपति अमेरिका में दूसरे सर्वोच्च नेता होते हैं। अगर कार्यकाल के बीच किसी वजह से राष्ट्रपति की कुर्सी खाली होती है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालते हैं। उदाहरण के लिए नवंबर 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की हत्या हो गई। तब उपराष्ट्रपति लिंडन B जॉनसन राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, मतलब उन्होंने उस वक्त। खैर, कमला हैरिस ने किसको चुना है? मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स को। एक्स पर लिखा, गवर्नर, कोच, शिक्षक और वॉर वेटरन के तौर पर उन्होंने कमाल किया है। उनके साथ काम करना शानदार होगा। वॉल्स की कहानी क्या है, आइए ब्रीफ में जान लेते हैं। 1964 में वो पैदा हुए। नेब्रास्का में अमेरिका के सेंटर में बसा स्टेट है। वॉल्स 17 की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर चुके थे। 24 बरस तक फौज में रहे। वहां से निकले तो स्कूल में सोशल साइंस पढ़ाने लगे। 2006 में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव लड़ा। लगातार 6 कार्यकाल मिला। 2018 में मिनेसोटा के गवर्नर का चुनाव लड़े। गवर्नर को आप मुख्यमंत्री की तरह समझ सकते हैं। वॉल्स वहां भी जीते। 2022 में दूसरी बार गवर्नर बने। अभी उनके कार्यकाल में 2 बरस बचे हुए थे, मगर बीच में ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। अगर राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस जीती तो वॉल्स अमेरिका के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स बन जाएंगे। अब दूसरी अपडेट की तरफ चलते हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक पाकिस्तानी शख्स के खिलाफ मुकदमा शुरू किया है, अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में। उस शख्स का नाम है आसिफ मोचिन। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने उसको जुलाई में ही अरेस्ट कर लिया था। CBS न्यूज ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आसिफ अमेरिकी नेताओं को मारने का प्लान बना रहा था। उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम था। इसी के बाद सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाई थी। इसके बावजूद 13 जुलाई को ट्रंप पर गोली चली, जिसमें वो बाल बच गए थे। सीक्रेट सर्विस ने संदिग्ध हमलावर मैथ्यू कुक्स को मौके पर ही मार गिराया। अब ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले में आसिफ मोचिन का हाथ था। CBS न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अप्रैल 2024 में पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचा। उससे पहले वो कुछ समय ईरान में भी रहा। अमेरिका में उसने एक संभावित कॉन्टैक्ट निकाला और जो उसको भाड़े के हथियारों तक पहुंचा सकता था।
मगर कॉन्टैक्ट ने ये बात FBI को बता दी। फिर FBI के एजेंट्स पहचान बदलकर उससे मिले। जब उन्हें उसके प्लॉट का पता चला तब उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। पाकिस्तान ने इस पर क्या बोला? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अमेरिकी अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, ठोस जानकारी के बाद ही हम कोई बयान दे पाएंगे। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।